नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक जो आपकी क्लास चल रही थी वो केवल और केवल हिंदी साहित्य से संबंधित क्लास चलती थी। तो आज से दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण को भी। तो जो आपकी साहित्य की क्लास चल रही थी वो तो कंटिन्यू चलेंगी ही चलेंगी, लेकिन उसके साथ में आपको व्याकरण की भी क्लास देखने को मिलेंगी। ये क्लास दोस्तों आपके हर एक कॉम्पिटेटिव, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल या इसके अलावा कोई भी एग्जाम जिसमें भी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें हमने कुल 30 प्रश्न लिए हैं, हर एक अलग अलग चैप्टर से आपके प्रश्न जो है लिए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास की दोस्तों हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा दोस्तों। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। ये शब्द है आपके पास त्रिवेणी, तो त्रिवेणी शब्द में आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, त्रिवेणी का जब विग्रह करेंगे तो तीन जो है नदियों का समाहार, जहां पर आपको पहला पद संख्यावाचक मिल जाए, इसमें क्या है तीन नदियों का, तो तीन जैसे संख्यावाचक दिखा तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देंगे द्विगु समास को। इसी तरह से आपके और भी इसके उदाहरण है, त्रिभुज, चतुर्भुज, चौमासा और पंचवटी, चौराहा, ये सभी जो है आपके द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है, बताइएगा दोस्तों। यह जूते अच्छे हैं, इसमें से कौन सी गलती है? यह अच्छे जूते या फिर कुछ भी अशुद्ध नहीं है, क्या इसमें गलती है दोस्तों, बताइएगा। आपको दिख रहा होगा ये जो वाक्य है ये बहुवचन वाक्य है, और बहुवचन वाक्य में जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया सर्वनाम है दोस्तों, ये एक वचन है। यही आपकी गलती है। ठीक है, जब वाक्य पूरा बहुवचन होगा तो जो सर्वनाम होगा वो भी बहुवचन ही लगेगा। तो यह की जगह पर ये, ठीक है, क्या लगना चाहिए था? ये लगना चाहिए था, ये जूते अच्छे हैं। इसलिए गलती क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह इसमें जो है यही गलती है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा दोस्तों। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है, और आप लोग देख ही रहे होंगे जो प्रश्न है ये हर एक एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। जैसे कि ये DSSB में जो आया हुआ है ग्रेड 3 में, और यूपी TGT 2015 एग्जाम में भी आया है, यूपी RO प्री में 2013 में प्रश्न पूछा गया है। बताइए, जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता या फिर वाचाल। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, जो अधिक बोलता है उसको कहते हैं वाचाल। ऑप्शन नंबर ए डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मितभाषी की अगर बात करें दोस्तों तो जो कम बोलता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, कम बोलता है, जो कम बोलेगा उसको क्या कहेंगे? मितभाषी। मृदुभाषी की अगर बात करें दोस्तों, जो मधुर बोलेगा, ठीक है, मधुर बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। वक्ता तो सीधे बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, ठीक है, बोलने वाले को। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। वीरांगना, वीर प्रसू, पुत्रवती या फिर वीर बहुरी। तो ज़्यादातर लोग इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा दोस्तों। वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए जो एक शब्द होगा वो वीर प्रसू होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीरांगना की हम लोग बात करें दोस्तों, तो वह स्त्री जो वीर है उसको वीरांगना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो स्त्री वीर होगी उसको वीरांगना कहा जाएगा। और अगर बात करें पुत्रवती, तो पुत्र को जो जन्म देती है उसको पुत्रवती कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। वीर बहुरी की अगर बात करें दोस्तों, तो जो वीर बहू होती है उसको वीर बहुरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। दर्प का पर्यायवाची क्या है, बताइएगा दोस्तों। दर्प का पर्यायवाची क्या है? तो दर्प का मतलब होता है दोस्तों अहंकार। ठीक है, तो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे घमंड, अभिमान, उदंड, अहंकार, ये सभी इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा दोस्तों। इसमें कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? विधु, शशि, सूत, चांद। बताइए। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूत का मतलब होता है डोरा। क्या मतलब होता है? डोरा कह सकते हैं दोस्तों, धागा कह सकते हैं। ठीक है, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। तात कह सकते हैं, तंतु कह सकते हैं। तो ये जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपके विधु, शशि, चांद ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषाद का विलोम बताइएगा। विषाद का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7। तो विषाद का मतलब होता है दुख। क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है दुख। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा दुख का विलोम क्या होता है? तो दुख का विलोम होता है हर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हर्ष। आगे दोस्तों प्रश्न है आपका, विग्रह का विलोम बताइएगा। दोस्तों विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह का मतलब होता है अलगाव, यानी कि अलग करना। ठीक है, अलग करना, या फिर कह सकते हैं टुकड़ा करना। टुकड़ा करना, ठीक है, टुकड़ा करना, अलग करना, दूर करना, ये सभी जो है विग्रह के पर्यायवाची हैं। तो इसका सीधा विलोम पूछा जा रहा है, तो विलोम इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? जोड़ना। ठीक है, जोड़ना।
अब जोड़ना तो है नहीं, लेकिन जोड़ना को ही संधि कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए संधि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आग्रह की बात करें तो इसका विलोम होता है दुराग्रह, और ग्रहण की अगर बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तो ग्रहण का जो विलोम होता है वो हो जाएगा त्याग। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइएगा दोस्तों, रंगीला जो शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है, इतना चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगता है, और जो उपसर्ग होता है दोस्तों वो शब्द के पहले लगता है। तो बताइएगा दोस्तों, रंगीला शब्द में प्रत्यय जो है किस कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सबसे पहले प्रत्यय जब निकालना हो तो मूल शब्द को अलग कर लीजिए। यहाँ पर रंगीला शब्द है, ठीक है, मूल शब्द को अलग करेंगे तो मूल शब्द इसमें से क्या निकलेगा? रंग निकलेगा। बचेगा क्या? बचेगा ईला। ठीक है, ईला। तो पूछा क्या जा रहा है? प्रत्यय दोस्तों, तो प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है, इसलिए यही प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी में इसका बिल्कुल सही उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से आपके खर्चीला, गर्वीला, ठीक है, ये सभी है, इनमें ईला प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइएगा। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है, आप लोग जान चुके होंगे, प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है। पूछा क्या जा रहा है? पुस्तकीय, तो इसमें से मूल शब्द को अलग कर लेंगे। मूल शब्द क्या निकल के आएगा? पुस्तक। ठीक है, क्या बचा दोस्तों? तो ई बचा है ना, ई। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या है दोस्तों? ठीक है, ई। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? बताइएगा इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, पृष्ठ, शिला या फिर लज्जा? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या आपको जो है देखने में लग रहा है इसमें कौन सा तद्भव शब्द होगा? तो तद्भव जो है दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए पंख जो है वो तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम होता है पक्ष। क्या होता है? पक्ष जो है इसका तत्सम शब्द होता है। बाकी आपके तीनों ऑप्शन जो है तद्भव शब्द नहीं है, क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, पृष्ठ की अगर बात करें तो पीठ इसका जो है तद्भव होता है। क्या होता है? इसका तद्भव जो है वो पीठ होता है। शिला की अगर बात करें तो सिल इसका होता है। क्या होता है? सिल इसका जो है तद्भव होता है। इसी तरह से लज्जा की अगर बात करें तो लज्जा का जो तद्भव होता है दोस्तों लाज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही आपका तद्भव शब्द पहले से ही था, बाकी तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, गेहूं शब्द का तत्सम बताइएगा। दोस्तों गेहूं जो है वो तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम पूछा जा रहा है। क्या है तत्सम? तो गोधूम होता है गेहूं का। क्या होता है? गोधूम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिएगा गोधूम, ठीक है, गोधूम यहाँ पर नहीं आप लोग लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। बाकी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यूपी का जो है आरओ एग्जाम में, प्री एग्जाम 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है, बताइएगा रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है दोस्तों? लंबोदर, दूध वाला, घुड़सवार या फिर नाक? कौन सा इसमें से जो है रूढ़ शब्द है? बताइएगा दोस्तों, जो शब्दों की बनावट होती है उसके आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? तीन भागों में। तो एक जो आपका रहने वाला है वो है रूढ़ शब्द, ठीक है, जो एक प्रश्न में पूछा गया है। दूसरा आपका यौगिक शब्द होता है, यौगिक शब्द। तीसरा जो होता है वो योग रूढ़ होता है, ठीक है, योग रूढ़। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कौन सा रूढ़ शब्द है? तो रूढ़ शब्द का मतलब होता है बिल्कुल सिंगल जो शब्द होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंगल जो शब्द होता है, स्वतंत्र होता है, वही आपका जो है रूढ़ शब्द होता है। तो इसमें से कौन सा बिल्कुल स्वतंत्र है दोस्तों? तो आप लोग कहेंगे नाक जो है, ऑप्शन नंबर डी, यही स्वतंत्र है, तो यही दोस्तों रूढ़ शब्द हो जाएगा। यौगिक की अगर हम लोग बात करें तो यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक जो है शब्दों के मेल से बना होता है। दो शब्दों के मेल से ये बना होता है, ये क्या कहलाता है? यौगिक। देख सकते हैं यहाँ पर घुड़सवार, ठीक है, तो ये दो शब्दों के मेल से बना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। यौगिक शब्द की श्रेणी में इसको रखा गया है। अगर बात करें योग रूढ़ की, तो योग रूढ़ दोस्तों होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना होता है, लेकिन वो अपना सामान्य अर्थ को छोड़ देता है और एक नया अर्थ देता है। ठीक है, क्या देता है? एक नया अर्थ देता है। जैसे कि लंबोदर देख सकते हैं, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी, ठीक है, तो ये क्या दे दिया? एक नया रूप दे दिया अर्थात गणेश जी। तो यही आपका योग रूढ़ होता है। क्या होता है? योग रूढ़। उम्मीद करता हूं दोस्तों चीजें समझ चुके होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइएगा दोस्तों कौन सा इसमें से कारक है? प्रश्न नंबर 14, तो वह कार मेरी है, ठीक है, कार का बीच व्यक्ति के जो बीच में संबंध दिखाया गया मेरी है, ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है? संबंध दिखाया गया है, तो संबंध कारक इसमें हो जाएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? संबंध कारक है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे किससे पाठशाला जाते हैं? बस से जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइएगा दोस्तों कौन सा कारक है? से, के द्वारा, ठीक है, बस से या बस के द्वारा, ठीक है, ये चीजें जब आएंगी तो आपका हो जाएगा करण कारक, ऑप्शन नंबर बी। अगर से या फिर के या फिर द्वारा कहीं पर भी आ जाएगा तो आपका हो जाएगा करण कारक। जैसे कि वह चम्मच से खाना खाता है तो करण कारक है ना, इसी तरह से बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं तब भी आपका करण कारक हो जाएगा।
कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल है? बताइएगा दोस्तों, आसन्न भूतकाल कौन सा वाक्य है? तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था, या फिर मैंने आम खाया है। बताइए कौन सा इसमें आसन्न भूतकाल है? दोस्तों आसन्न भूतकाल क्या होता है? इस वाक्य में जो है क्रिया की जो समाप्ति होती है वो बिल्कुल तुरंत की होती है, ठीक है। क्रिया की जो समाप्ति है वो निकट की रहती है और वहां पर क्या हो जाता है? आसन्न भूतकाल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में, मैंने आम खाया है, जैसे कि लग रहा है कि अभी अभी जो है कह रहा है मैंने आम खाया है, तो इसी तरह से इसमें आसन्न भूतकाल हो जाता है। यही इसकी पहचान है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? बताइएगा किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? लड़के का। तो अगर कहा जाए दोस्तों लड़का खाना खा रहा है ना, तो कौन सा वाक्य एक वचन है, तो इसका प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है। इसी तरह से घोड़ा चल रहा है, तो ये भी एक वचन वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें प्राण, ठीक है, प्राण से कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वो वाक्य हमेशा बहुवचन बनेगा। तो कहने का मतलब जो प्राण है वो दोस्तों बहुवचन वाक्य में हमेशा प्रयोग किया जाता है। आप बना के देख लीजिएगा, प्राण चले गए, कहेंगे उनके प्राण जो है चले गए, ये नहीं कह सकते हैं कि उनका प्राण चला गया। तो जब इसका प्रयोग होगा तो वाक्य दोस्तों हमेशा वो बहुवचन होगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपके जो शब्द हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आंसू कह सकते हैं, आंसू, आंसू आ गए, ये नहीं कहेंगे आंसू आ गया, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। बाकी दर्शन, आंसू, दर्शन, बाल, हस्ताक्षर, ये सभी आपके जितने भी जो है शब्द हैं ये हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा दोस्तों, वर्णमाला का प्रश्न है, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट री एग्जाम 31/5/2019 को ये प्रश्न जो है पूछा गया था। ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो दोस्तों 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वही आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, एक मात्रिक जो होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ होता है इसमें, ई होता है, ऊ होता है और आपका री होता है, ठीक है। ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? बताइएगा स्वर तंत्रियों के आधार पर दोस्तों कितने में बांटा गया है? तो 2 तरह से बांटा गया है, सघोष और आपका अघोष। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है पूछा जा रहा है। बताइए दोस्तों, कृपा, दृष्टि और कृष्ण, इनमें तो री होगा ही होगा, क्योंकि क्रा को अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो का हल चिन्ह प्लस री, ठीक है, यहाँ पर री का प्रयोग होगा, इसलिए द्रा, द्रा को अलग करेंगे तो दा हल चिन्ह प्लस री। तो ये तो तीनों आपके गलत हो गए। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आग, आग सॉरी आज, आज को अलग कर लीजिएगा तो आ, ठीक है, प्लस जा प्लस आ, तीनों को हमने अलग कर लिया तो इसमें कहीं पर भी री आपको नहीं मिलेगा, इसलिए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कृष्ण, दृष्टि, कृपा और मृग, इन सब में जो है आपको री जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? बताइएगा अल्प विराम चिन्ह कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 21 का। तो अल्प विराम जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, ये आपको जो है अल्प विराम देखने को मिलेगा। इस तरह से अल्प विराम होता है, बहुत कम देर का जो ठहराव रहता है उसको जब लिया जाता है तब वहां पर अल्प विराम का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यही आपका अल्प विराम है। चलिए अगर इसकी बात करें तो ये पूर्ण विराम है। क्या है? पूर्ण विराम है। ये आपका दोस्तों क्या है? ये जो है लाघव चिन्ह है। क्या है? लाघव चिन्ह। ये आपका है अर्ध विराम, अर्ध विराम। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है, इसका बताइएगा क्या नाम है दोस्तों। इसका नाम है विस्मयादि बोधक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विस्मय बोधक, ठीक है। क्या हो जाएगा? विस्मय बोधक हो जाएगा दोस्तों। इसका प्रयोग कब होता है? तो प्रयोग होता है दोस्तों इसका जब बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है या बहुत ज़्यादा शोक की बात होती है, दुख की बात होती है, ठीक है, भय की बात होती है, आश्चर्य की बात होती है, तब यहाँ पर उसको व्यक्त करने के लिए इसका जो ये निशान है आपका, कह सकते हैं जो चिन्ह है दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है, विस्मय आदि बोधक, ठीक है, विस्मय बोधक इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। बताइएगा ये जो विराम चिन्ह दिया गया है दोस्तों इसका क्या नाम है? विवरण चिन्ह। ये कहाँ पर जो है प्रयुक्त होता है? या फिर तुल्यता सूचक, लाघव चिन्ह या फिर संयोजक चिन्ह। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों तुल्यता सूचक है। क्या है? तुल्यता सूचक, यानी कि बराबर का जो है निशानी होता है, ठीक है, तुल्यता सूचक। इसका जब प्रयोग होता है दोस्तों जब दो चीज़ें जो है एक बराबर दिखाई जाए, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जाए कि शिक्षित, ठीक है, शिक्षित, ये हिंदी की बात हम लोग कर रहे हैं, और इसको दिखाया जाए पढ़ा लिखा, तब यहाँ पर ये निशान लगाएंगे, इसके आगे लिख सकते हैं पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा। बाकी गणित में तो इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि 2 + 2 तो बराबर कर देंगे, इसका तुल्यता सूचक का निशान लगा के आगे लिख देंगे 4। चलिए आप लोग समझ चुके होंगे इसका क्या नाम होता है, तुल्यता सूचक की जगह पर इसको जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। बताइएगा दोस्तों शुद्ध शब्द कौन है? पूजनीय, पूजनीय,
पूजनीय या फिर पूजनीय। तो सही शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूजनीय जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो है क्या है, गलत है। इसमें जो है मात्रा लगी है छोटा ऊ की मात्रा, इसलिए गलत है। इसमें जो है जा पूरा लिखा हुआ है, मात्रा भी गलत है। इसमें मात्रा सही है, जा पूरा लिखा हुआ है, ये गलती है। अगला प्रश्न देखिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो बहिष्कार या फिर बहिष्कार, बहिष्कार, बाहिष्कार। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, बहिष्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, बताइएगा। भाववाचक संज्ञा दिल्ली, मोहन, लड़का या फिर बीमारी। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है दोस्तों, ऐसे शब्द जिनसे किसी प्राणी या पदार्थ के जो है गुण, भाव, स्वभाव आदि की अवस्था का बोध होता है। गुण, भाव, स्वभाव। ठीक है, ठीक है। तो बीमारी जो है ये कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और जो इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, मिठास, बुढ़ापा, आज़ादी, गरीबी, अमीरी, वीरता, बीमारी। ठीक है, ये सभी जो है आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शब्द आते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, बताइएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, प्रश्न नंबर 27। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं तो लिख लीजिएगा, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक तथा प्रश्नवाचक। ये आपके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लगभग सभी को पता होगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, बताइएगा। कौन सा सर्वनाम पद है, राधा, सुंदर, वाह या फिर विभीषण। तो इसमें से सर्वनाम कौन है दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि अगर कहीं पर दिखाया जाए कि मोहन जा रहा है और उसके स्थान पर मोहन को हटाकर ये क्या लिख सकते हैं कि वह वहाँ जा रहा है। ठीक है, या फिर वह जा रहा है। तो मोहन के स्थान पर यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है वो होता है सर्वनाम। वह, यह, ये, वे, ये सभी जो है शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। राधा की बात करें तो दोस्तों ये संज्ञा है, विभीषण भी संज्ञा है। ठीक है, क्या है, संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। अगर सुंदर की बात करें तो सुंदर दोस्तों विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, अगर लिखा जाए कि मोहन सुंदर है तो उसकी विशेषता बताया ना कि वो मोहन सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषण। अगर यहाँ पर सुंदर नाम भी होता है दोस्तों तब उसकी बात अलग है। जब बाकी अगर हम लोग सुंदर की बात करें, जो एक विशेषता होती है हर एक की, सुंदर है या बुरा है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा विशेषण। तो वह की अगर बात करें तो ये इसमें जो है सर्वनाम है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आय, वे, नहर या फिर लहर। देखिएगा, जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात करें तब इनसे एक शब्द बना के देख लीजिएगा, सॉरी शब्द नहीं, एक वाक्य बना के देख लीजिएगा। जैसे कि लहर, तो अगर कहा जाए कि इस पार्टी की लहर चल रही है, ये नहीं कह सकते कि लहर चल रहा है, तो क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग। इसी तरह से अगर नहर की बात करें तो नहर जो है, अगर कहेंगे कि नहर चल रही है ना, नहर चल रही है, ये नहीं कह सकते नहर चल रहा है, तो ये भी भाई स्त्री लीजिएगा, तुरंत कंफर्म हो जाएगा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। व्यय, ठीक है, आपका कितना व्यय है, आपकी व्यय नहीं कह सकते हैं ना, व्यय इसका मतलब होता है खर्चा। आपका कितना व्यय है, तो यही आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आय की बात करें, आय यानी कि आमदनी, तो कहेंगे आपकी कितनी आय है, ये नहीं कहेंगे आपका कितना आय है, तो ये भी भाई स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है, बताइएगा दोस्तों। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है असाध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर दुसाध्य की बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो दोस्तों जिसका जो है उपचार बहुत कठिनाई से हो उसको दुसाध्य कहते हैं। बाकी अगर बात करें साधनहीन, तो ये तो आप लोग जानते हैं बिना साधन के। और श्रम साध्य की अगर बात करें दोस्तों, उपचार के साथ श्रम या फिर श्रम के साथ उपचार, है ना, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एक प्रश्न आखिरी है ये दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 प्रथम पाली में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आज की क्लास की हम लोग यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में नए नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपकी जो क्लासेज जिससे पहले चल रही थी हिंदी साहित्य की, वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। साथ में हम लोग जो है आज से व्याकरण की क्लास को भी कंटिन्यू कर पाएंगे।